मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट शीट का जो है एक ओवरव्यू लिया था कि कॉस्ट शीट हम लोग क्यों बनाएंगे, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इम्पोर्टेंस और कुछ जो है स्पेसिफिक आइटम जो है कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आना चाहिए कॉस्ट शीट का परफेक्टली। तो उसके लिए कुछ आइटम्स हम लोगों ने पढ़ा था, बस ये किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास। अभी आज हम लोग इस पे देखो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला करते हैं। चलो इलास्ट्रेशन वन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखो कॉस्ट शीट किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि पीरियड हम लोग का अप्रैल का है, मंथली है इसका मतलब। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90, मशीन आवर्स वर्कड 10,000, मशीन आवर रेट पर आवर, मतलब 1 आवर मशीन चलने से खर्चा होता है 8 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट में जनरल दे दिया है। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5। सैनी अगर म्यूट कर लो तो। और थोड़ा देर में गई रहते तो पूरा भीग गया रहता। सैनी म्यूट करो। सॉरी। अच्छा अब देखो, हाँ एक बार फिर से। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर रेट पर आवर बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बता दिया जनरल वाला, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट बता दिया, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125 बता दिया, ठीक है। अब ये मत सोचो हम लोग तो सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं, यहाँ पर क्यों दे दिया। देखो ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है हमें। तो क्वेश्चन बोल रहा है सेलिंग प्राइस मत निकालो, वो मैंने दे दिया है, तुम निकालो प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, और कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है। तो हम लोग को यहाँ पर एक ऐसा कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर पाए और प्रॉफिट फॉर द मंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये दो चीज करने के लिए बोला है बस, हाँ यही दो चीज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इलास्ट्रेशन वन, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं और कॉस्ट पर यूनिट भी लिख लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉस्ट पर यूनिट बोला है तो बस कॉस्ट पर यूनिट ही लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट दोनों लिखा जा सकता है। अब हमें जो मांगेगा हम लोग उसका आंसर लास्ट में बता देंगे कि कॉस्ट पर यूनिट इतना है बोल के, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल 1,80,000। अच्छा ये जो कॉस्ट शीट बनेगा ये कितने यूनिट के लिए बन रहा है, 4,000। हाँ मतलब हम लोग ये जो रॉ मटेरियल का खर्चा कर रहे हैं, ये वेजेस का खर्चा कर रहे हैं, ये कितने यूनिट पे कर रहे हैं, जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, देखो लिखा हुआ है लास्ट लाइन का थर्ड, ठीक है, लास्ट से जाने से थर्ड नंबर लाइन पे, तो 4,000। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट शीट बनेगा इसका आउटपुट लिखेंगे, यहाँ पर 4,000 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रॉ मटेरियल, तो हम लोग को तो टोटल दे रखा है 1,80,000, तो हम लोग टोटल में लिखेंगे 1,80,000, और ये खर्चा हम लोग कर रहे 4,000 यूनिट के लिए। तो पर यूनिट कितना करके हो जाएगा, तो डिवाइड करने से पता चलेगा, तो कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। 45। 45, ठीक है। तो ये हो गया 45। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल के बाद है डायरेक्ट वेजेस 90,000, डायरेक्ट वेजेस 90,000 डिवाइडेड बाई 4,000, तो 90/4, 22.50 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, मशीन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन ये जनरल वाला बताया है, तो फिर ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो आगे आता है वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, जनरल वाला है, क्वेश्चन खुद बता दिया, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे करेंगे। सेलिंग ओवरहेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड तो हमें जो है पर यूनिट निकालने में हेल्प कर रहा है, यूनिट सोल्ड बता दिया और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो फिर इसके बाद तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो इसके बाद हम लोग सीधा निकाल लेते हैं प्राइम कॉस्ट, जो कि टोटल में हो जाएगा 2,70,000, और यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 7, 4 + 2 6, 67.50। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा आएगा, तो फैक्ट्री रिलेटेड जो खर्चा है उसमें एक ही दिया हुआ है, ये छोटा सा है कॉस्ट शीट, ठीक है। मशीन आवर्स वर्क दिया हुआ है 10,000, मशीन आवर रेट दिया हुआ है, तो इस खर्चे का नाम क्या लिखेंगे, मशीन वर्क लिख सकते हैं कि फैक्ट्री में ही मशीन रहता है, तो मशीन का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में ही दिखाएंगे ना, तो मशीन वर्क दे देते हैं, ठीक है। या फिर मशीन एक्सपेंसेस लिख सकते हो। तो 10,000 आवर्स काम हुआ है, 8 रुपीज पर आवर करके खर्चा है, तो कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000। 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 8, तो ये हो जाएगा 80,000, और पर यूनिट पे आ जाएगा 8 रुपीज, ठीक है। अब फैक्ट्री रिलेटेड कुछ है नहीं, तो ये ऐड करने से क्या आ जाता है हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट। हम पर यूनिट में 8 आएगा। 20 हाँ 20 आएगा, यूनिट के हिसाब से होगा, मैंने तो आवर का रेट लिख दिया गलती से, सही है। तो फिर 80,000 बाई 4,000 होगा, ठीक है, तो 20 आएगा। तो 87.50, तो ये आ जाएगा 2 लाख, नहीं 2 लाख तो नहीं आएगा, 7 5 15 एक 3,50,000, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग को देखो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, हम लोग डिटेल्स वाला फॉर्मेट हमेशा सोच के चलेंगे, बाकी देखो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर कुछ WIP वगैरह होता तो हमें एडजस्ट करना पड़ता, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। हम लोग को बोला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो तो सेलिंग ओवरहेड के आगे लगता है, ठीक है। तो अगर लास्ट क्लास का एक बार फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, तो एक बार देखो इससे मैच करो, हम लोग का ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ये वाला डेटा था, ये वाला था, ये दोनों लिख दिया, ये डेटा नहीं था, ठीक है। हम इसको हटा देंगे, तुम लोग मत कुछ करना अपने कॉपी में। प्राइम कॉस्ट आ गया, इसके बाद आया फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जो नहीं था वो नहीं लिखा। अच्छा, अब ओपनिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो कहां से लिखे, नहीं लिखेंगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे तो चलेगा ना। तो हमारे पास क्लोजिंग WIP है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं आएगा, तो ये सब नहीं आएगा। हम लोग अभी यहाँ तक कैलकुलेट कर पाए हैं जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, फिर उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये है कि नहीं ये चेक करना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास इतना हम बोल सकते हैं, हम लोग के पास ये वाला भी नहीं है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं था, तो मैंने जो गोला गोला किया उसमें ये वाला पॉइंट भी नहीं है। हम लोग के पास ये देखना है कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, नहीं वो तो नहीं है, ओपनिंग तो बताता है वो भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए, हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में किसी तरीके अवेलेबल नहीं है, ये पूरा पॉइंट गायब है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो है कि नहीं, मतलब ये वाला तक हटाओ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है कि नहीं, सॉरी फिनिश गुड्स है कि नहीं वो देखते हैं। WIP तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिनिश गुड्स है कि नहीं वो देखते हैं, तो बोलो फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस मैम। कैसे पता चला, बोलो कितना है, कैसे निकालना होता है। गुड प्रोड्यूस माइनस सोल्ड। हाँ, अगर 4,000 हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, सोल्ड आउट सिर्फ 3,600 किया है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कितना यूनिट, 400 यूनिट।
ठीक है, 400 यूनिट। तो फिर ये वाला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भले ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये यहाँ से पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा, तब हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लग जाएगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट हम लोग को बैलेंस करके निकाल लेंगे, सेल गिवन है, बाकी आगे का सारा ही हम लोगों का गिवन है। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फिर। अच्छा देखो, नॉर्मली फैक्ट्री कॉस्ट जो है इसमें हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये सब एडजस्ट होता है, ये सब कुछ नहीं है। तो सीधा हम लोग का यहाँ से लेस होने वाला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो वो कितना करके हो जाएगा, तो देखो 4000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 3600 सोल्ड आउट है, तो 400 हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसका वैल्यू कितना करके होगा, मतलब ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बना है इस पे कितना खर्चा लगा है अभी तक, 87.50। ये दिख रहा है, देखो पर यूनिट कॉस्ट 87.50, तो एट द रेट ऑफ 87.50 करके हो जाएगा। तो कितना वैल्यू होगा 87.50 इंटू 400, 35,000। 35,000। ठीक है, ये हो गया 35,000। तो फिर ये माइनस होगा, क्योंकि ये तो मेरा माइनस होता है ना, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब हम लोग इतना स्टॉक नहीं बेचने वाले। तो हम लोग के पास टोटल 3 लाख कितना स्टॉक बिक रहा है, फिर 3,50,000 में से 35 नहीं बिक रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 3,15,000। ये आ गया। अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो, क्या यहाँ पर हमें 87.50 लिखना चाहिए, जबकि हमें पता है इसका पर यूनिट रेट 87.50 है, लेकिन क्या ये लिखना चाहिए? नो मैम। नहीं, ये लिखोगे तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग को पर यूनिट लिखना होता है, तो पर यूनिट जो भी बार बार पर यूनिट निकल के आता है, जैसे कि इसका अपना एक पर यूनिट वैल्यू है, इसका अपना एक पर यूनिट वैल्यू है, ये दोनों के टोटल का एक पर यूनिट वैल्यू है। ठीक है, तो अलग अलग जब तक वैल्यू आएगा तब तक लिखेंगे ना, मशीन का अपना पर यूनिट वैल्यू निकल के आए, लेकिन ये तो ऑलरेडी 87.5 ही है, तो यहाँ तो कोई नया कैलकुलेशन नहीं है, ये हमारा माइनस करना था तो कर दिया। और इसका वैल्यू अभी माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है, ये पर यूनिट वैल्यू कितना है, 87.5 करके ही है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? हाँ मैम। अब ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 35,000। ठीक है, इसका पर यूनिट निकालो, कैसे निकालोगे ये, पहले ये, अच्छा पहले निकालो, देखते तुम लोग कितना निकाल के दे रहे हो।9.7। 9.72। देखो अब ये कितने पे लगेगा, 4,000 पे लगेगा कि 3,600 पे लगना चाहिए, जितना सोल्ड आउट हुआ उस पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे ही निकाल लिया ना, तो अब यूनिट मेरा यहाँ पर जो भी डेटा है वो 3,600 यूनिट के हिसाब से, और आगे जाके सारा चीज वही 3,600 यूनिट पे ही लगेगा। ठीक है, तो फिर 35, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग उसी पे लगाएंगे जो चीज हम लोग सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारा सेल नहीं होगा, फिनिश गुड्स में रह जाएगा, उस पे ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये सब खर्चा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9.72। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला है, यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, 35,000 डिवाइडेड बाई 3,600 करके निकलेगा। ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट 5 करके है। ठीक है, तो पर यूनिट 5 करके है, तो यूनिट बोला है तो हम यहाँ पर 5 लिख ही सकते हैं, तो फिर 5 किस पे लगाओगे बोलो, अभी तो बता दिया, इसके बाद से सभी हमें किस पे लगाना है, सोल्ड आउट यूनिट। 3,600। हाँ, एट द रेट ऑफ 5, जो आइटम सेल होता है उसी पे हम लोग 18,000। अपना मार्केटिंग का खर्चा निकालते हैं, 18,000।
बस और तो कुछ है नहीं। इसके बाद टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट एसेट, तो कितना आ रहा है प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकालने बोला तब नीचे एक स्टेटमेंट बना के निकाल अलग से। यहाँ पर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,15,000 और 368 3,68,000 और 102.20 तो ये पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो निकल गया कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ। कॉस्ट पर यूनिट इज ₹102.22। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स রুপিস। ম্যাম প্রফিট ওইখান থেকে তো বের করা যেত না? হ্যাঁ বের করা যাবে, এখানে যেহেতু আবার আলাদা করে বলেছে প্রফিট ফর দ্য মান্থ, তাই জন্য আমি আলাদা করে বের করে দিচ্ছি। এখানে করা যাবে ব্যালেন্স সেলস ভ্যালু माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 3,600 यूनिट बेच रहे हैं 125 करके दिया हुआ था। 125 पर यूनिट, तो 3,600 इंटू 125 कितना होगा। 450 और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बिक गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है तो 3,68,000। या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हो 3,600 इंटू 100 2.2, तो माइनस करने से आ जाएगा 82,000 82,000। ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया प्रॉफिट। दो अलग अलग पूछा था तो इसलिए मैंने वैसा प्रेजेंटेशन कर दिया। बाकी देखो टोटल कॉस्ट के बाद ऐड प्रॉफिट करके फिर नीचे सेल्स वैल्यू लिख के भी हम लोग कर सकते, फिर दोनों आंसर लिख सकते, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 2। यहाँ पर बोला है हमें क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, प्राइम कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो और नेट प्रॉफिट निकालो। ये बोला है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है लास्ट में। तो टोटल 5 आइटम्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द आइटम्स फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम जून 1 टू जून 30। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखो जून का जून 1 जून दिया है 30 जून दिया है, मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स। Purchase of raw material during the month of June 4,80,000, wages paid 2,40,000, factory overhead 1,00,000। फिर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब रिलेटेड टू प्रोडक्शन बता दिया, इसका मतलब ये वाला हम लोग का जो है क्या बोलते हैं उसे फैक्ट्री ओवरहेड के पास। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला है, फिर बोल रहा है सेल्स। ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, ये सब निकालना है। तो अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक एक करके निकाल लो कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा इतना, ठीक है। या फिर दूसरा चीज हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या बोले मतलब पूरा कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें जहां जहां जो जो आंसर आते जाएगा वो लिख देंगे कि इस आंसर का मतलब इतना होगा, इस आंसर का मतलब इतना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट शीट ही बना लेते हैं, उसी में हम लोग सारे आंसर्स लिख सकते हैं। ম্যাম এটাতে তো পার ইউনিট বের করতে হবে না?
सारी मतलब और टोटल बिल्कुल नहीं। illustration 2 statement of cost for the month of June। कॉस्ट ही निकालने बोला ना, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कॉस्ट होता है, तो सब एक एक करके कॉस्ट ही निकालने के लिए बोला है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रॉफिट भी बोला है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून। देखते सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बताया, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून $480,000। ऐड कर सकते हैं यहाँ पर एक बार चाहो तो, ठीक है, नहीं चाहो तो डायरेक्ट माइनस करके भी कर सकते हो। 5,40,000, तो इसको लिखेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल। ओपनिंग में इतना है, परचेज इतना क्या, इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल, अभी कितना पड़ा हुआ है उसको लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, तो 40 माइनस होने से हो जाता 5 लाख, तो और 4,90,000 हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद देखते हैं वेजेस पेड 2,40,000, डायरेक्ट वेजेस 2,40,000, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इसके बाद आया। देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली दे दिया है 1 लाख, ऐड कर लो 8,30,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब WIP था इसमें, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 12,000, क्लोजिंग है 15,000, 12,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000, तो 15 माइनस 12 मतलब -3,000, तो 8,30,000 से 3,000 लेस करने से आ जाएगा 1,27,000। 8,27,000।
27 27. 8,27,000 आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने ग्रॉस वाला लिखा नहीं है, तुम लोग चाहो तो वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI पे ऐड करने के बाद लिख सकते हो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उतना मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने डिटेल्स फॉर्मेट बोला था, तो डिटेल्स फॉर्मेट में क्या क्या लिख सकते हैं ये मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और ग्रॉस कौन सा होगा, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI पे ऐड करने से आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एक बार लिख दे इसको, इसको लिख देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे, एक बार पूरा ही करके दिखा देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 12,000, 8,42,000, इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से जब क्लोजिंग WIP एडजस्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि 8,27,000 है। ठीक है, अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होगा 50,000। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000। अब रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मेन बात है। ठीक है, तो ऐड कर दिया 50,000, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसमें था तो 90,000 और वो 1,10,000, ये 90,000 ऐड कर दिए। इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल कितना हो जाएगा, 7,000, 9,67,000। फिर ऐड करना पड़ेगा, सॉरी लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,10,000, वो आएगा COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8,57,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 25,000। $8,82,000, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। फिर ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। सेल्स है 10 लाख, ये बता दिया मैंने। तो प्रॉफिट कितना होगा, माइनस करके निकालो बैलेंस। 1,80,000. 1,80,000। ठीक है, अब हम लोग को जो आंसर पूछा था वो हम लोग बता रहे थे। सबसे पहले हम लोग को पूछा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर
ये निकला है, ये ए लिख दिया मैंने, ये ए का आंसर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा था, ठीक है। फिर प्राइम कॉस्ट पूछा है, तो प्राइम कॉस्ट हो गया यहाँ पर, पॉइंट बी दे दिया मैंने प्राइम कॉस्ट का आंसर। ये नीचे तुम लोग बाद में लिख देना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो है 4,90,000, प्राइम कॉस्ट जो है वो है 7,30,000। प्राइम कॉस्ट के बाद पूछा है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कौन सा लिखना पड़ेगा, तो देखो फैक्ट्री कॉस्ट हमें जो ओवरऑल निकल के आया, क्योंकि देखो फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट होते होते जो फुल एंड फाइनल आंसर है वो लिखना चाहिए, तो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वो हमें लिखना पड़ेगा सारी चीज एडजस्ट होने के बाद। अब जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, जैसे यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग WIP है, अगर नहीं होता तो 8,30,000 होता, अगर कोई भी एक एडजस्टमेंट होता तो वो एडजस्ट होने के बाद जितना होगा उतना होता, ठीक है। तो हमेशा जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा वही हमें देना है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 8,27,000, वही हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर डी में पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये 8,57,000, और लास्ट में पूछा था नेट प्रॉफिट, तो ये वाला, ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सेपरेटली करते हैं क्योंकि ये पूरा करने में ही काफी सारा टाइम चला जाता है, ठीक है। ये देखो कितना सारा एडजस्टमेंट है, इसमें भी हमें भाई प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्योंकि काफी बड़ा है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग एंड में करेंगे। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया, मतलब काफी सारा चीज समझने वाला है, तो ये एकदम सेपरेटली एक क्लास में हम लोग कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। पहले ये वाला देखो, क्वेश्चन 1 बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो प्रॉफिट अर्न्ड। ये दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट स्टेटमेंट का मतलब कॉस्ट शीट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरा निकालने के लिए बोला है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है द बुक्स ऑफ आदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। इसका मतलब बोल रहा है कि जितना वर्क्स ओवरहेड आता है उसका 175% करने से जितना आएगा, वर्क्स ओवरहेड जितना भी होगा उसका 175% करने से जितना आएगा उतना हम लोग का लेबर कॉस्ट होता है। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000। अच्छा, फिर बोल रहा है इन्वेंट्री account showed the following opening and closing balance: raw material opening closing, WIP opening closing, finished goods का opening closing, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, अदर डेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्स फॉर द मंथ। सबसे पहले बोला है मेटेरियल परचेस निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो मेटेरियल परचेस तो कहाँ निकलेगा, जहां रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वहां से मेटेरियल परचेस हम लोग का कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बैक कैलकुलेशन करके भी बहुत से लोग करते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास अवेलेबल डेटा में क्या है पता है, अवेलेबल डेटा में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिख के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे raw material purchased, calculation of raw material purchased। रॉ मटेरियल परचेस्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो अगर हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो भी निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट शीट तो वैसे भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो बोल रखा है कि बाद में कॉस्ट शीट भी बनाओ, ठीक है।
यहाँ पर ये देखो, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट, ये पूरा बना के देना है। अब अगर हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज निकालना है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो हम थोड़ा सा जगह रख के तुम लोग को दिखाते हैं कि कैसे करके होगा, तो तुम लोग भी इतना जगह रख दो, ठीक है। अगर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से जाके करोगे तो भी चलेगा। कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट जो भी बोलो, तो सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 8000। नेक्स्ट हमें करना पड़ता है परचेज, तो यही तो मिसिंग है, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हम लोग को नहीं पता कितना होगा, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल, ये भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वाला नहीं पता है। फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है 10,600, ये एडजस्ट करने से आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, बट ये भी नहीं निकाल सकते हम लोग अभी, क्यों? क्योंकि जब तक परचेज नहीं पता चलेगा, अवेलेबल कितना है वो नहीं पता चलेगा, तो माइनस किस से करें, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग को पता नहीं चलेगा। अब इसके साथ जब हम लोग ऐड क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस का होता है, तो देखते हैं वेजेस में क्या दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ है 17,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500, ये ऐड होने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को दिया हुआ नहीं है। फिर ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी हम लोग को नहीं पता, देखो ये वाला भी हम लोग को नहीं पता, बस इतना पता है कि 117, ये कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा है कि ये जो 17,500 है ये कितने के इक्विवेलेंट है, क्योंकि बोल रहा है कि वर्क्स ओवरहेड जो भी होगा, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, मान लो वर्क्स ओवरहेड अगर एक्स है तो एक्स इंटू 175% करने से आ जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 17,500, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो 17,500 बाई 175%, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया वर्क्स ओवरहेड, तो कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेशन वर्क्स ओवरहेड मतलब ही तो फैक्ट्री ओवरहेड, वो अगर एक्स है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्स का 175% का मतलब ही हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि गिवन है 17,500, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा 17,500 डिवाइडेड बाई 175%, 10,000। 17,500 डिवाइडेड बाई 175%, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10,000, बट इसमें भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आगे का डेटा तो मिसिंग है। फिर ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, तो ओपनिंग WIP तो है अवेलेबल है, ये रहा 10,500, लेकिन कैलकुलेट किसके साथ करोगे, वो डेटा तो मिसिंग है, ठीक है। फिर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है हम लोग का, कहाँ चला गया, 14,500, 14,500, तो ये एडजस्ट करने से क्या आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर
नहीं, अब इसमें अगर कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो हम लोग उसको लेते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लोग को यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूडेड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूडेड आएगा। तो मुझे यहाँ पर बोलो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है। देखो हम यहाँ पर समझाते हैं तुम लोग को। हम लोग का जो सीओजीएस, जैसे कि देखो यहाँ पर जो मैंने सीओजीएस निकाला है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है ये देखो सीओजीएस निकाला है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला मैंने यहाँ पर दिखाया, तो बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्या जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आ सकता है ना आने को, क्योंकि वो तो उसके बाद आता है ना। হ্যাঁ জেনারেটর আসেনি এখনো, এক্সক্লুড আছে মানে এটা আসবে। आ भी सकता है। तो देखो अभी हम लोग को इसके बाद क्या लिखना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी के बाद तो हम लोग का आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या आएगा, फिनिश 17,600, 17,600। अच्छा, ये ऐड हो जाने से आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास सारा, के ऐड करके लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना हो जाएगा, 19,000। ये दिया हुआ है, लिख दिया। तो ये माइनस कर देने से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ही आता है ये वाला, ठीक है, जो कि 56,000 हम लोग को बता रखा है। 56,000 ये पता है। अब तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग इसमें बैक कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो दो चीज हो सकता है, या तो बैक कैलकुलेशन करते हुए जाओ तो तुम लोग को एक एक करके डेटा मिलता जाएगा, रॉ मेटेरियल परचेज भी मिल जाएगा, या दूसरा तरीका रॉ मेटेरियल परचेज निकाल लो फिर उसको पुट करके डायरेक्टली एक के बाद एक टोटल करते जाओ। दोनों में से कोई भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने दिखा दिया, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन था, लिख दिया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है हम लोग का, तो फिर ये ऐड करेंगे जनरल वाला। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, इसका मतलब फैक्ट्री, मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया था मैंने लैंग्वेज। मुझे ये पूछना था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नहीं है। रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो है, नीचे दे ही रखा है 2,500, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था, जो कि मैंने क्वेश्चन ही गलत कर लिया तुम लोगों से। मुझे ये पूछना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो हम लोग का इस क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है वो इस क्वेश्चन में नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं सीओजीएस जो है इनका वो है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है। क्या हम समझा पाए क्या गलत किया था मैंने, मतलब क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया था। देखो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दो तरीके का होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, जब ये जो सीओजीएस निकल रहा है बोल रहा है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला पॉइंट है या नहीं है क्वेश्चन में। अभी भी नहीं समझ में। अरे अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो क्या बोला जाएगा सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। No, ma'am. सीओजीएस
एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब देखो, जनरल वाला तो उसके बाद ऐड होता है, तो एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो हमारी इस क्वेश्चन में नहीं है, ये पॉइंट, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है जो सीओजीएस आ रहा है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसमें इंक्लूड नहीं है, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। जनरल तो है ही, उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस है 3500। अब ये तीनों चीज ऐड करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 2000, 5000, 6000, 6000 प्लस 6000, 12 और 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 56,000, 3 5, 6,000, 6,000, 62,000। फिर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, फिर आ जाएगा सेल्स वैल्यू। तो सेल्स है 75,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, बैलेंस करके आ जाएगा 13,000। अब देखो जो डेटा मिल गया तुम लोग बैक कैलकुलेशन करके आराम से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल सकते हो, फिर उसमें एडजस्ट करके नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे करके निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर एक हम लोग एक ही पॉइंट इस पे करते हैं, अगर ये 56,000 है, ये -19,000 है, तो ये कितना आएगा, 75,000। वैसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं करके यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज को निकाल लेते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हम लोग के पास क्या डेटा अवेलेबल है, तो क्वेश्चन में हम लोग के पास एक ही डेटा अवेलेबल है, देखो जहां से हम लोग कैलकुलेशन कर पाए, जो कि है सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर हम इस चीज को लिख लेते हैं ऐसे, ये देखो सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये मुझे बोल रखा है 56,000। तो सीओजीएस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो पहले होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं क्वेश्चन में, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट होगा, ये देखो ना सब लाइन बाय लाइन किया हुआ है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट होगा तो आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब वो तो लिखने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग इसके बाद हम लोग ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को भी एडजस्ट कर लेंगे। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ये सब एडजस्ट करने पे आ जाएगा 56,000। क्योंकि सीओजीएस कैसे निकलेगा, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ही दिख रहा है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आ रहा है 56,000। तो ये सब डेटा पुट कर देते, क्योंकि परचेज के अलावा बाकी सारा डेटा ही हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000, क्लोजिंग है 10,600, तो 8,000 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10,600, डायरेक्ट वेजेस था 17,500, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाला हुआ है, पहले 10,000 आया था। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी देख लेते हैं, 10,500, 14,500, 10,500, 14,500, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 17,600 और 19,000, 17,600 और 19,000, ये सब एडजस्ट करने से आता है 56,000।
तो अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये सब एडजस्ट करो। 8,000 माइनस 10,600 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600 माइनस 19,000। तो आंसर आ रहा है 19,500 पॉजिटिव में आ रहा है। देखो आंसर पॉजिटिव दिख रहा है, इक्वल 56,000। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा? 56,000 माइनस 19,500, 36,500 ये आ गया रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड का एक वर्किंग नोट बना देते हैं, जो मैंने तुम लोग को सिखाया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है हम लोग को बोल रखा है 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हम लोग का 17,500, तो 175% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन वर्क्स ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड कितना आ जाएगा? 17,500 डिवाइडेड बाई 175%, यानी कि 10,000। तो वर्क्स ओवरहेड का मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ये 10,000 के नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 56,000। अब ये जो निकाला 56,000, ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं कहाँ से मिला, 0.1 से मिला। तो 56,000 प्लस 8,000 कितना होगा? 36,500 36,500। अब 36,500 ऐड करने से कितना आएगा? 44,500। 44,500 में 10,600 लेस करना है, तो कितना आ जाएगा? 33,900 33,900। इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे, 33,900 प्लस 17,500, 51,400 51,400। 51,400, फिर इसमें ऐड हो जाएगा 10,000 मतलब 61,400। फिर इसमें ऐड हो जाएगा 10,500 मतलब 71,900। फिर इसमें से लेस हो जाएगा 14,500, कितना हो जाएगा? 57,400 57,400। फिर यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में से 19 लेस होने से 56 होना चाहिए। चेक कर लो, 75 माइनस 19, बाकी तो सब किया हुआ है। तो 56,000 में ये तो हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया, प्लस 25 प्लस 3,500 ये सब लिख के हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया। तो ये हम लोग का आ गया सेल्स प्राइस। बोलो, समझ में आ गया? पहले ये निकाल लिया, फिर ऐसे किया है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए यही डेटा लिखना पड़ेगा। अब इसको मैंने जैसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखा है वैसा लिख सकते हो, या फिर इसको अलग से जो है एक क्या बोले मतलब कॉस्ट शीट फॉर्मेट में सीओजीएस तक लिख के कर सकते हो, या फिर सीओजीएस से उल्टा कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब 56,000 में देखो, अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो 56,000 में 8,000 लेस, 10,600 ऐड, 17,500 लेस, ऐसे भी किया जा सकता है। तो मैंने सिंपल डायरेक्टली कर दिया है, उसका उल्टा कैलकुलेशन करके मैंने नहीं किया। तो बोलो, ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? बोलो, कोई डाउट नहीं है तो? चलो देखो, फिर इसके बाद बोल रहा है फ्रॉम द
Following particulars you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. Opening inventories, raw material, WIP, finished goods. जो कि opening वाला 10,000 यूनिट का है. Closing में raw material, WIP, finished goods. Question mark है finished goods वाले में. Raw material purchase, GST paid on raw material purchased, ITC available. ठीक है. तो आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर मुझे आईटीसी अवेलेबल होता है तो जीएसटी का वो अमाउंट मुझे रॉ मटेरियल में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आईटीसी का मतलब पता है ना कि मुझे आगे जाके इसका क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब ये मेरा रिवर्स हो जाएगा. ম্যাম ওটার উপরে আর ট্যাক্স দিতে হবে না, জিএসটি দিতে হবে না, ওটা থেকে বাদ হয়ে एक्चुअली যাবে। हाँ, मतलब 7,20,000 अगर ऐड कर भी लेते हो कि मैंने जीएसटी पे करके रॉ मटेरियल खरीदा था, तो 1,44,00,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था प्लस जीएसटी दिया 7,20,000, लेकिन अगर इसमें आईटीसी अवेलेबल है तो बाद में 7,20,000 रिवर्स भी तो होगा, तो माइनस भी हो जाएगा. तो एक बार ऐड एक बार लेस करने से अच्छा है कि अगर जिसपे आईटीसी अवेलेबल है वो टैक्स हमें लेना ही नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो एक बार ऐड होगा फिर एक बार लेस हो जाएगा, तो नहीं लेना चाहिए. ठीक है, लेके क्या करें? फिर बोल रहे वेजेस पेड टू प्रोडक्शन ओवर वर्कर, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस, मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल बोला. ठीक है. अच्छा, हम लोग को कैलकुलेट करके देना क्या है? मंथली कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर मंथ ऑफ पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, और ऊपर लिख लेते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड. पर यूनिट कॉस्ट बोला नहीं है, लेकिन मैंने क्यों निकाला पता है? क्योंकि देखो फिनिश्ड गुड्स का हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पर यूनिट पता होगा तभी ना उसका वैल्यूएशन करेंगे, इसीलिए मैंने निकाला. तो यूनिट प्रोड्यूस्ड है 1,94,000. तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होगा हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से. तो लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख लिखो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख. देखो क्वेश्चन में क्योंकि हमें पर यूनिट नहीं बोला है तो हर जगह पे पर यूनिट नहीं भी निकालने से होगा. वैसे चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन 12 लाख का पर यूनिट नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जो 12 लाख यूनिट हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये जो है, ठीक है, ये तो अवेलेबल. देखो कंज्यूम्ड जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे निकालोगे, है ना? रॉ मटेरियल ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, लेकिन मुझे तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, तो ये तो यूज हुआ नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तक पहुंचेंगे फिर ही जाके पर यूनिट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फिर रॉ मटेरियल परचेस, परचेस था 1,44,00,000 जिसमें आईटीसी अवेलेबल था, तो जीएसटी वाला पॉइंट और ऐड नहीं किया, तो 1,44,00,000 प्लस 12 लाख कितना हो जाएगा? 1,56,00,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं कितना है, 14 लाख. तो 14 लाख माइनस हो जाएगा.
तो कितना आ जाएगा 1,42 लाख। यहाँ पर निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ 1,94,000, तो 1,42,00,000 डिवाइडेड बाई 1,94,000, तो 73.195 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 73.20, अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं। ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा वेजेस। तो वेजेस का देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर। तो प्रोडक्शन वर्कर मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ये देखो, अब ये मेरा डायरेक्ट वेजेस है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो डायरेक्ट वेजेस इसीलिए है क्योंकि प्रोडक्शन वर्कर का मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बना के बेचते हैं वो प्रोड्यूस करने का काम ये लोग करते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस का मतलब वो होता है, वो वर्कर को दिया गया वेजेस होता है जो नहीं आने पे मेरा प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन वर्कर अगर नहीं आया तो मेरा काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मान लो एक दिन सुपरवाइजर नहीं आया तो थोड़ी ना प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक दिन स्वीपर नहीं आया तो कौन सा प्रोडक्शन का काम बंद करना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन अगर जो कारपेंटर है जो चेयर टेबल बनाता है वही नहीं आया तो फिर तो काम तो बंद होगा ही ना। तो फिर वो प्रोडक्शन वर्कर हो गया। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो काम करते हैं वो डायरेक्ट लेबर होता है। तो 36,64,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट वेजेस, यही वाला है 36,64,000। ठीक है, अब इसका पर यूनिट निकालो। 1,94,000 यूनिट बनाने के लिए लेते हैं, तो फिर 18.88 मतलब 18.89 लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि नहीं देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटीज है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। ठीक है, एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटीज को डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस बोल सकते हो। एक्चुअली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस, ये पॉइंट याद रखो कि एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज जो है ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मतलब एक्चुअली एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज का मतलब ये हो जाता है, देखो हम लोग का जो एसेंशियल सर्विस होता है ना उसको पाने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर दे तो, जैसे इनडायरेक्ट बोल रहे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, गैस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, ये सब का खर्चा। ठीक है, तो अब तुम लोग ये सोच सकते हो कि फिर उस हिसाब से तो हमारा ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ देखो हो सकता है, लेकिन कुछ तो बोला नहीं है ना। मतलब एक्सपेंसेस यूटिलिटीज का तो कुछ बोला नहीं है कि यूटिलिटीज किस पर्पस के लिए, मतलब फैक्ट्री यूटिलिटीज है या फिर किस चीज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मान के कर रहे हैं। अगर कुछ हमें बता देता कि यूटिलिटीज फॉर फैक्ट्री पर्पस या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग इनडायरेक्ट ले सकते थे। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज दिया तो हम लोग उसे हमेशा डायरेक्ट मानेंगे। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600, इसका पर यूनिट निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1,94,000। 7 पॉइंट नहीं, ये ज्यादा हो गया। 0.75, अब ठीक आया। ठीक है, तो अब ये ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से आएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट ये तीनों ऐड करना है और इधर ये भी ऐड करना है। तो मेरा यहाँ पेज खत्म हो गया, पीछे लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। तो सब ऐड करके बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी है, फिर मुझे तो पेज चेंज करना पड़ेगा। मैम 1,80,09,600।
1,80,09,600 और यूनिट 92.84. 92.8। इसके बाद ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, देखते हैं ये कितना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैवलिंग, सेलिंग, एक मिनट आता है। फैक्ट्री ओवरहेड तुम लोग एक बार इससे कंप्लीट करो। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालोगे? ये देखो यहाँ दिया हुआ है मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट, तो ये लिख के निकालो। एक सेकंड हम आते हैं।
ठीक है देखो, तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग मशीन वाला लिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। मशीन टू 21,600 आवर्स काम हुआ है 8 पर आवर्स करके, ठीक है। तो 21,600 इंटू 8 कितना हो जाएगा, कितना निकला है? 1,72,800। हाँ, और पर यूनिट निकालो। 0.89। 0.89, ठीक है। तो अब ये टोटल करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, बोलो कितना आ रहा है टोटल? 1 करोड़। 81,82,400। पर यूनिट अभी हम नहीं निकाल रहे, ठीक है, क्योंकि हमें तो उतना चाहिए नहीं, एकदम एंड में जाके निकालेंगे। तो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कर लेते हैं, सिर्फ क्लोजिंग को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा 18 लाख। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,99,82,400। क्लोजिंग WIP 16,04,000, लेस करने पे आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कितना आ रहा है? 1,83,78,400। 1,83,78,400। अब पर यूनिट निकाल लो, यहाँ पर सब नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब अगर निकालना चाहे तो हम लोग का पहले इसका टोटल कर लेते, क्योंकि ये टोटल कर रखा है, तो एक बार टोटल इसका निकाल लो कितना आएगा। टोटल 93.73। 93.73, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का भी निकाल सकते हो चाहो तो। अच्छा, नहीं निकाल सकते बिकॉज कितने यूनिट के लिए है वो नहीं पता, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, एकदम एंड वाला निकालते हैं, क्योंकि ये सब निकालना पॉसिबल नहीं है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो आया है वो कितने यूनिट के लिए आया होगा उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब देखो हम लोग का क्या क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट था 1,94,000, उसमें ओपनिंग ऐड हुआ, क्लोजिंग लेस हुआ, तो करने के बाद जितना यूनिट होगा, तो ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस हुआ है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड 1,94,000 है, यूनिट सोल्ड है 1,60,000, तो ये 1,94,000 पे ही होगा, क्योंकि उसका तो यूनिट कैलकुलेशन नहीं होता है। डिवाइड करो 1,94,000 से। 1,83,78,400 को 1,94,000 से डिवाइड करो। तो 94.73 आ रहा है। हाँ, 94.73। देखो ये सब का यूनिट हमें नहीं पता होता है ना, तो हम लोग इस पे कैसे लगाए? तो हमें तो नेट पे ही जाना पड़ेगा। तो 94.73 मतलब 1,94,000 के हिसाब से ही कर सकते हैं। फिनिश गुड्स का यूनिट बताया हुआ रहता है। अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट में हम लोग 1,94,000 के जगह जो यूनिट होगा वो लेंगे। तो फिनिश गुड्स पहले था 10,000 यूनिट, तो ये जो 9,60,000 है ये 10,000 यूनिट के लिए है, ठीक है। तो ये ऐड करने से आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना आ रहा है? तो 1,93,38। 1 करोड़ 1 करोड़ 93,38,400। 400, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा? तो देखो 1,94,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड किया, 1,60,000 सोल्ड आउट हुआ है, तो यूनिट कितना होगा? 34,000 एट द रेट कितना करके होगा? जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया अभी तक जो हम लोगों ने खर्चा किया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी नहीं लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, तो एट द रेट ऑफ 94.73 कितना हो? अच्छा ये 44 हो रहा है क्या? 1,94,000 और 1,60,000 और ओपनिंग स्टॉक था फिनिश्ड गुड्स का ना, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा? अच्छा तो देखो पहले हमारे पास कितना यूनिट अवेलेबल था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना था? 10,000 प्लस प्रोड्यूस्ड कितना किया? 1,94,000, ये देखो 10,000 था, 1,94,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया और हम लोगों ने सोल्ड आउट किया 160, तो फिर क्लोजिंग में कितना रहेगा? 44,000। यहाँ 10,000 भी तो ऐड होगा ना, इसमें ओपनिंग वाला भी तो था, तो ये हो जाएगा 44,000 और 44,000 पे ये रेट लगाना है। इंटू 94.73, 41,68,120, ये लेस करना है इससे, कितना आ जाएगा? तो ये रेट तो सेम ही रहेगा, ये भी 94.73, ठीक है, और ये माइनस करके जितना आ जाएगा, कितना आ रहा है? 1,51,70,280। ठीक है, अब ये कितने यूनिट के लिए है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,60,000, तो इसको 1,60,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1,50,00,000 1,70,000, तो फिर हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चले। $94.81, ठीक है, इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? हमेशा इसके बाद से यूनिट सोल्ड लग जाएगा, 1,60,000। फिर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है। 26,52,000, 26,52,000, ये भी डिवाइडेड बाई 1,60,000 होगा, तो जितना आएगा उतना, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैवलिंग और सेलिंग, ट्रैवलिंग और सेलिंग, तो ट्रैवलिंग है 1,21,000 और 6,46,000। ये सभी 1,60,000 से डिवाइड करके तीनों का ही पर यूनिट कॉस्ट आएगा, कितना आ रहा है एक बार देखो। $26,52,000 divided by 1,60,000, 16.57, 575 है, 58 भी कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो, और 121 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 0.76, और 6,46,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 4.04 टोटल, 94.81, 16.58
0.76 प्लस 4.04 116.19 इधर का टोटल करना पड़ेगा तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट 1,85,89,200 89,280 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालने बोला है? प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल, तो सेल के ऊपर अगर 50% है तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा? तो प्रॉफिट फिक्स रहता है 15, सेल अगर 100 है तो 15% ऑन सेल, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15, यानी कि 100 माइनस 15 85। 85। ठीक है, तो 85 ये हो जाएगा कॉस्ट के ऊपर। मतलब ये जो कॉस्ट दिख रहा है इस पे इंटू 15/85 करना पड़ेगा, करने से आ जाएगा प्रॉफिट। फिर निकालेंगे सेल्स प्राइस, कितना रहा? टू करोड़ 18,69,741 হবে। 30 प्लस এটা আসর 30 to 80 461 হবে। এটা দেখি হ্যাঁ এটা আসছে। 30 to 80 461, अब ये ऐड हो जाएगा 185 89 280 1 करोड़ ऐड भूल 1 7 9 2 करोड़ 1869 741। अच्छा, अब ये 116.19 इंटू 15/85, 116.19 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 85, 20.50 9661 136.69 यार। हम एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, कि देखो कैसे करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये पूरा क्वेश्चन ही हम समझा देते एक बार फिर से। हम लोग को बोला था कि एक कॉस्ट शीट, मंथली कॉस्ट शीट बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट करना है कि जो फिनिश्ड गुड्स में रह जा रहा है उसका वैल्यू कितना है, तो उसके लिए हम लोग को पर यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया हुआ था बट क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने हर जगह पे पर यूनिट नहीं निकाला है, ठीक है। मेन मेन जगह पे निकाल लिया, जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में निकाला। अगर हम लोग नहीं भी करते, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट पे निकालते तो भी ठीक था, ठीक है। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट पे निकालने से भी होता, ये वाले पॉइंट्स अगर हम लोग नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन था, रॉ मटेरियल परचेस गिवन था, तो आ गया टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास कितना अवेलेबल है। क्लोजिंग में अब इतना पड़ा हुआ है तो हम लोगों ने इतना कंज्यूम किया। अब ये कंजम्पशन कैसे होता है? जितना प्रोडक्शन होता है, तो यूनिट प्रोड्यूस था 1,94,000, तो उससे डिवाइड कर दिया 73.20 आ रहा है। डायरेक्ट वेजेस भी जितना प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर पे करना पड़ा, तो 1,94,000 से ही डिवाइड किया तो 18.89 आया। और एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज को मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है, तो 1,45,600 डिवाइडेड बाई 1,94,000 करने से 0.75 आया। अब ये सारा चीज ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट कितने यूनिट के लिए? 1,94,000 यूनिट के लिए, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड हमें बता दिया था 21,600 मशीन आवर्स काम हुआ है, पर मशीन आवर 8 रुपीज करके, तो टोटल निकाल लिया। यूनिट निकालने के टाइम पे 1,72,800 डिवाइडेड बाई 1,94,000 किया, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया।
फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, इसका यूनिट क्यों नहीं निकाला? इसका यूनिट इसीलिए नहीं निकाला मैंने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं कि डब्ल्यूआईपी का कितना यूनिट था ओपनिंग वाला। अगर होता तो ना लिखेंगे, क्योंकि ये 93.73 तो इस साल का है। प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उस पे पर यूनिट कितना खर्चा इनकट हो चुका है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम लोग इसको लिखे, ठीक है। तो ये वाला डेटा हम लोग लिख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों टोटल करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस हो गया तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखो हम जस्ट समझाते हैं, ये 1,94,000 के लिए है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट के लिए वो मुझे नहीं पता, तो 1,94,000 प्लस करने से इतना आया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस कर दिया तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। जब मुझे यूनिट पता ही नहीं है तो मुझे 1,94,000 लेके ही चलना पड़ेगा। अब देखो ये इसीलिए भी है क्योंकि देखो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ है इस बार 1,94,000, तो हो सकता है वो डब्ल्यूआईपी को मिला के किया है, क्योंकि हमें तो अलग से दिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितना हम लोगों ने इस बार बेचने लायक सामान बना के रेडी किया तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और जो हुआ नहीं उसको तो हम लोगों ने पहले ही लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। मतलब हम लोग यही बोलेंगे ना कि हम लोग का जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट लग रहा है वो गुड किसके लिए लग रहा है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हम लोग का आ रहा है, या नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो लग रहा है, ये वाला पहले बताते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो लग रहा है वो 1,94,000 के लिए ही लगा है, क्योंकि 1,94,000 हम लोगों ने जो टोटल प्रोड्यूस किया है वही हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, तो उसी के बेसिस पे डिवाइड किया तो 94.73 आ जाएगा। अलग से हमारे पास कोई और यूनिट अवेलेबल नहीं था तो यहाँ हम लोगों ने नहीं निकाला। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, अगेन हम लोग को इसका यूनिट वगैरह नहीं पता है। फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल के आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोगों ने लेस कर दिया, ठीक है। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हाँ पता था 10,000, ठीक है। अच्छा फिर उसमें 1,94,000 हम लोगों ने इस बार जो बनाया और 1,60,000 जो है सेल किया, तो बाकी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया जिसका यूनिट हो रहा है 44,000, ठीक है। अब ये हम लोगों ने वैल्यू कैसे किया 44,000 को, यही 94.73, क्योंकि इस बार का बना हुआ स्टॉक तो इस बार के कॉस्ट पर यूनिट से वैल्यूएशन होगा, वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को दिया। अच्छा एक चीज देखो, अब तुम लोग ये चीज सोच ही सकते हो कि मुझे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दे रखा है 10,000, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 4 जीरो हट जाएगा तो 96 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 96 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐड मत कर देना। क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो निकालना है तो वो तो मुझे मानना पड़ेगा इस साल का जो हम लोग बना के रेडी कर रहे हैं उसी से हो रहा है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब तो प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो स्टॉक बन के रेडी हुआ था उसका हमारा कॉस्ट पड़ा था 96 रुपीज करके, जो इस बार कॉस्ट पड़ रहा है 94.73 करके। तो इस बार के स्टॉक से तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि हम लोग जब सेल करने जाएंगे पहले पुराना वाला सेल कर देंगे फिर नए वाले से सेल करके जो बचेगा, मतलब 1,60,000 जो बच रहा है हम लोग यही मान के चलेंगे कि 1,94,000 से ही 1,60,000 जो सेल हुआ है वो उसमें मतलब 1,60,000 तो सोल्ड आउट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये वाला सेल हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो फिर जो 1,50,000 सेल हुआ है वो 1,94,000 से हुआ है, तो जो बचा हुआ 44,000 है। मतलब हम लोग हमेशा कॉस्ट शीट को फीफो मेथड से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। फीफो मेथड का मतलब तो यही मान लिया ना, देखो जब हम यहाँ पर फिनिश गुड्स का वैल्यू ये वाले रेट से कर रहे हैं जो मेरा करेंट रेट है, तो हम ये मान रहे हैं ना कि मेरा फिनिश गुड्स में जो भी सामान है वो इस साल का है, मतलब 1,94,000 से है। मतलब जो 1,60,000 सोल्ड आउट हुआ उसका फीफो मेथड से करना है। 1,60,000 में से प्रीवियस ईयर का 10,000 यूनिट पहले सोल्ड आउट होगा, फिर जो 1,50,000 सोल्ड आउट हो रहा है वो 1,94,000 से हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब बाकी जो मेरा 44,000 क्लोजिंग स्टॉक में बच रहा है वो मेरा इस साल का स्टॉक का बच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 94.73 से वैल्यूएशन करना चाहिए। तो ये कभी भी ऐड मत कर दो, ये प्रीवियस ईयर का रेट ये करेंट ईयर का रेट, लिखने को लिख सकते हो बट ऐड नहीं होगा। मुझे तो इस साल का ही चाहिए ना, तो 94.73, तो उसी के हिसाब से मैंने यह वैल्यू। अब अगर बोलोगे यहाँ 94.73 लिखोगे, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐड मत करना। तो वो लिखने से तो गलत हो जाएगा ना, मतलब ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा रेट लेना होता
होता है, कौन सा रेट नहीं लेना होता है। अब ये सब एडजस्ट करके हम लोगों ने निकाल लिया कि 1,60,000 जो हम लोगों ने गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 1,60,000 से ही डिवाइड करेंगे, हो गया, ठीक है। अब जैसे सीओजीएस आ जाता है उसके बाद जो भी कॉस्ट निकल के आएगा वो सभी में हम लोगों को 1,60,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना होता है। तो ये हमें गिवन था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ट्रैवलिंग गिवन था, सेलिंग गिवन था। अच्छा, अब एक चीज देखो कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पर बोला नहीं था कि जनरल है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो देखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी मानना है, अदरवाइज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो है नॉर्मल जो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए करते हैं, मतलब जो हम लोग का जनरल वाला होता है वही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। जनरल वाला हमेशा मान के चलेंगे जब हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ट्रैवलिंग, सेलिंग, ठीक है। तो ये सभी खर्चा सीओजीएस के बाद लग रहा है, तो सभी 1,60,000 यूनिट के ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। करने के बाद जो भी डेटा आया फिर उसमें प्रॉफिट लगाया तो हम लोग का सेल्स वैल्यू आ गई। बोलो, ये समझ में आया? थोड़ा सा अलग था। बोलो, समझ में आया? बोलो, कोई डाउट है या समझ में आया? हाँ मुझे ठीक है, तब देखो अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन है ना काफी बड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे कि इसमें और एक क्वेश्चन ऐड होगा केस सिनेरियो का, ठीक है। ये 4th नंबर वाला, ये 3rd नंबर वाला, तो 3 4 और एक केस सिनेरियो का क्वेश्चन, और यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखा है वो तो हम खुद ही करवाएंगे और एमसीक्यू भी है। तो तुम लोग एक काम करके देख सकते हो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन कम है लेकिन सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 ये दो तुम लोग होमवर्क में एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 3 और 4 ये हम होमवर्क देते हैं, ये दो ही होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को ये तो करना ही पड़ेगा, और उधर एक इलास्ट्रेशन 3 हम लोग का बाकी है, और एक केस सिनेरियो का क्वेश्चन होगा, मतलब केस स्टडीज जैसा क्वेश्चन होता है, और एमसीक्यू, ठीक है। तो ये सब हमें करना पड़ेगा इस चैप्टर में, जिसमें ये दो हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।